हेलो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म करेंगे और इम्पोर्टेंट टर्म्स है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड नाम से पता चल रहा है, मैग्नेटाइज जो मैग्नेटाइज हो जाती है। मीन्स जैसे हमारे पास सोलेनोइड है और सोलेनोइड के अंदर कुछ हम मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, तो करंट फ्लो होने के बाद उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो आ जाना उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कि द मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक मटेरियल इज नॉन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्टर। इंडक्टर बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। कि जब हम मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। एक देखो, हम करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक उसमें मैग्नेटाइज हो रही है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो जो उसका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक इंडक्टर। वो रिजल्टेंट क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक इंडक्टर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके अंदर कितने वॉल्यूम में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटाइज हो रहा है, वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, हम आई से। वो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसमें बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रेंडमली होते हैं हमारे पास। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल देंगे इसमें, तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। जैसे हमने पढ़ा था, कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास चाहे पोलर मॉलिक्यूल्स है चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डाइपोल क्रिएट करते हैं, डाइपोल बनाते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर है। तो आई किसके इक्वल होगी हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, किसके इक्वल होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमारे पास जो एम है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और जो हमारे पास क्या है ये एम वो पोल स्ट्रेंथ है, और वी क्या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, और ए क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देती हूँ मैं इसको कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है कि जब हम किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। कितनी प्रॉपर्टीज़ आई हैं, वो हमारे पास क्या आ गई, फील्ड बनती है, वो क्या हो गई हमारे पास, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्टर। मैग्नेटिक इंडक्टर क्या है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पेसिमेन के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन के बाद जितनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक इंडक्टर बी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये होती है परमिएबिलिटी हमारे पास म्यू से डिनोट करते हैं। ये होगा हमारे पास रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंडक्शन मीन्स इंडक्टर अभी किया था B/H। मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल तो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके जल्दी से मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, तो वो उनकी नेचर पर डिपेंड करता है। वो क्या होगी हमारे पास, मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। वो क्या होगा हमारे पास, रेशियो होगा I/H। आई क्या हमारे पास, अभी पढ़ा था हमने आई है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके,
इसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती। जो ये वाला सिंबल है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं हम काई, CHI, काई बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन हो गए हमारे पास B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B होगी हमारे पास। B किसके इक्वल होगी? जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, कितनी बनी है हमारे पास? B इज इक्वल टू μ0H प्लस में μ0I। जितनी मैग्नेटाइज हो गई, जितनी फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारे पास। दोनों में से कॉमन ले लिया μ0H प्लस में I। ओके, अब इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? H काई M, तो ये बनेगा हमारे पास μ0H प्लस में काई MH। कॉमन आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया। देखो B इज इक्वल टू μ0H कॉमन, अंदर रह गया हमारे पास 1 प्लस क्या मिलेगा? क्या था हमारे पास यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की थी? μ0H प्लस में काई MH। H कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1 प्लस काई M। ठीक है, अब ये देखो B हमारे पास किसके इक्वल आया? यहाँ से μH के इक्वल। μH इज इक्वल टू μ0H इज इक्वल टू 1 प्लस काई M। H से H कैंसिल, μ/μ0 ये होती है हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काई M। ओके, क्लियर? ये आ गया हमारे पास, एक और रेशियो निकल के आ गया, एक और हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास, अब इन्हीं के बेसिस पर हमने मैग्नेटिक मटेरियल को डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में: पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये देखो प्रॉपर्टी है इसकी, व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो फीबली मैग्नेटाइज हो जाते हैं अलोंग दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से होंगे ये हमारे पास? जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेम डायरेक्शन में बनेगी। ओके, तो ये सेम डायरेक्शन में किस तरह से हमें दिखाई देंगी? इस तरह से कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ी सी ये इस तरह से अट्रैक्ट होकर चलेगी, इस तरह से। ओके, इस तरह से। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास डायमैग्नेटिक। ये फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डायरेक्शन लिए तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने रखा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। इस तरह से ये क्या होंगे? मैग्नेटाइज होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इसका नेचर होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किस तरह से होगा? अवे होगा। किस तरह से होगा? इस तरह से अवे होगा। इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। ओके, जब मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरह से कर रहे हैं तो साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, और सब्सटेंस का क्या होगा? इधर साइड है, तो ये इधर साइड क्या होगा हमारे पास? इधर साइड नॉर्थ पोल, इधर साइड साउथ पोल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। तो इसमें हमारे पास स्ट्रांगली के लिए कैसे चलेंगी? बहुत सारी बन जाएंगी, क्लोज इस तरह से। ये हमारे पास क्या होंगी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। अब देखो सब्सिबिलिटी के केस पर कि इसमें स्मॉल और पॉजिटिव होगी पैरामैग्नेटिक में, और इसमें स्मॉल एंड नेगेटिव होगी, और इसमें क्या होगी? ग्रेटर 1000 होगी। इसमें क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। अभी तक एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया है जिस एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चंस हैं नहीं आए हों। ओके, ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इसमें। आगे आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है? स्मॉल होती है, 1 लेस म्यू आर लेस 1 प्लस एप्सिलॉन। ये हमारे पास स्मॉल नंबर को डिनोट कर रहा है। कोई भी इसमें स्मॉल नंबर आपका ऐड हो जाएगा, जैसे 1.05 कुछ स्मॉल अमाउंट ऐड हो जाएगी, और वो क्या होगी आपके पास? 1 लेस म्यू आर। ठीक है, इसमें क्या होगी हमारे पास?
इसमें आएगी हमारे पास 0 म्यू आर लेस 1, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी और वो भी लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा होगी और ये सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी ये क्या होगी, हमारे पास ससेप्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी क्योंकि इन पर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और ये क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वेरिएशन क्या होगा, आई विद एच में ये लीनियर चेंज होगा और इसमें क्या होगा, लीनियर चेंज, सैचुरेबल लो टेम्परेचर, और इसमें क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आएगा इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर। इसमें किधर जाएगा, वीकर से स्ट्रोंगर। ओके, और इसमें किधर होगा, टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर। दोनों में देखो किधर जा रहा है, वीकर टू स्ट्रोंगर। और इसमें भी क्या होगा, हमारे पास क्विकली मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा की तरफ जाएगा। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स हैं आपके। और ये एग्जाम्पल्स आप देख लो। पहला है आपके पास पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। पैरामैग्नेटिक में आपके पास क्या आ रहा है, ये एल्युमिनियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, H2O है, NaCl है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। और नेक्स्ट आपके पास आएंगे फेरोमैग्नेटिक के देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गली होंगे। फेरोमैग्नेटिक में क्या आएगा, आपके आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और ये आ जाएगा Fe2O3 Gd। ओके, ये आपके पास आ गए। डायमैग्नेटिक में क्या क्या होगा आपके पास, डायमैग्नेटिक में आपके पास एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ETC, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट कि जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कैसे मटेरियल की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें सॉफ्ट आयरन की ज़रूरत पड़ती है और परमानेंट के लिए हमें स्टील के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है आपका। परमानेंट के लिए स्टील, क्योंकि इसको हाई कोरेसिविटी, हिस्टेरेसिस लॉस, मॉडरेट परमिएबिलिटी और ससेप्सिबिलिटी, रिटेंटिविटी क्या चाहिए, हाई चाहिए। और सॉफ्ट आयरन के लिए ये चीज़ें रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी क्या चाहिए, इसको लो चाहिए। देखो इसमें हमारे पास एक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टी बताने के लिए एक हमारे पास क्या होती है, हिस्टेरेसिस कर्व होती है। क्या होती है, हिस्टेरेसिस कर्व होती है। इस कर्व के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ कि हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। इधर साइड हो गया हमारे पास H और इधर साइड हो गया हमारे पास I। ठीक है, अब ये देखो जैसे करंट फ्लो होगा, H क्या, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन है, बढ़ती चली जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये सैचुरेट हो जाएगी। अब करंट को हमें कम करना है, कम करने के बाद ये क्या होगी, हमारे पास डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और डीमैग्नेटाइज इस तरह से होगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो I है वो 0 नहीं हुई है, बट H क्या हो गई, आपके पास 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पर आकर आपके पास H क्या हो गई, 0, बट I 0 नहीं हुई है। लेकिन हमें अब रिवर्स करंट कर देंगे और जिससे हम H तो 0 ले आएंगे, H 0 आ गई हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपके पास, रिटेंटिविटी। ऐसा मटेरियल जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को करंट भी स्टॉप कर दें और वो उन प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा टाइम तक रखे, ज़्यादा टाइम तक रिटेन करके रखे, वो ऐसा मटेरियल कौन सा हमारे पास, स्टील है। फिर उसके बाद रिवर्स में हम उसको रिवर्स करते चले गए, रिवर्स करते गए, फिर वो मैग्नेटाइज हो गया रिवर्स डायरेक्शन में। अब उसको फिर से हमने मैग्नेटाइज कर दिया, फिर से क्या कर दिया हमने, उसको मैग्नेटाइज कर दिया। तो मैग्नेटाइज किया, अब ये देखो हमारे पास जब हमने इसको मैग्नेटाइज किया
मैग्नेटाइज कर दिया हमने, और जो हमारे पास ये यहाँ पर ये चीज़ आई थी, ये वाली चीज़, ठीक है, कि कितनी हमने करंट पास किया कि हमारे पास ये H तो 0 हो गई, बट I क्या, H हमारे पास कहाँ पे आएगी, H की वैल्यू तो है हमारे पास यहाँ पर, H की वैल्यू तो है यहाँ पे, तो क्या 0 है यहाँ पे, I 0 है, I 0 कर दिया। तो ये इस ओरिजिन से ये हमारे पास क्या है, कोरेसिस्टिविटी, ये क्या है हमारे पास, कोरेसिस्टिविटी। और ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है इन रिवर्स डायरेक्शन में। फिर इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज करते हैं और H को पॉजिटिव लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी H हमारे पास सेम पोजीशन पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, और वो यहाँ पे आया, और फिर से वो क्या हो गया, हमारे पास मैग्नेटाइज हो गया। पहले ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है हमारे पास, हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे रिटेंटिविटी क्या हो गई हमारे पास, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई कम, करंट को हम डिक्रीज़ करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी उसकी धीरे धीरे एक साथ, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कम नहीं होती, हाई रहती है, तो वो हमारे पास क्या होगी, रिटेंटिविटी कम होती चली जाती है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन एक साथ कम नहीं होती। लेकिन सॉफ्ट आयरन की क्या होगी, कम होगी, इसलिए वो हमारे पास किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज़ होता है। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये मैंने इसका न्यूमेरिकल आपको एक CBSE के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें भी बताया था कि इट इज़ यूज टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ 2 बार मैग्नेट्स और टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटोमीटर डिवाइस होती है, और यहाँ से हम टाइम पीरियड निकालते हैं, T टाइम पीरियड है, 2π हमारे पास कांस्टेंट है, √I हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या, हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो ससेप्सिबिलिटी होती है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ये क्यूरी लॉ होता है। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती चली जाती है, कम हो जाती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाती हैं। तो उस जिस टेम्परेचर पे वो बनती हैं वो टेम्परेचर आपका कौन सा होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है। ओके, कौन सा टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर। विद राइज ऑफ द टेम्परेचर ससेप्सिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं पास ओवर टू पैरामैग्नेटिक्स, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज आ गई। उस टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर होगा। क्लियर, अभी आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।